हेलो स्टूडेंट्स। अब हम देखने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को ये हमने पिछले वीडियोज में कंप्लीट कर दिया है। हमारा जो अब जो टॉपिक है वो है राइबोसोम। राइबोसोम की जो डिस्कवरी की है वो है जॉर्ज पेलाडे ने इसकी डिस्कवरी की है राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है, बहुत छोटी सेल ऑर्गेनेली है राइबोसोम। और ये किस किस से मिलकर बनता है? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है, मेड बाय। और इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ये आरएनए है और ऐसे इसके चारों ये ऐसे जो है ऐसे प्रोटीन बनी होगी और इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो वे विदाउट मेम्ब्रेन का होता है मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। मेम्ब्रेन कौन सी होगी? कवरिंग मेम्ब्रेन। कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, जो कवर करती है वो कवरिंग मेम्ब्रेन इनमें नहीं पाई जाती है। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। बात करते हैं राइबोसोम की तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। राइबोसोम के दो टाइप होते हैं, 80S राइबोसोम और 70S राइबोसोम। राइबोसोम के दो टाइप होते हैं, 80S और 70S। 80S की दो सब यूनिट होती हैं और ऐसे ही 70S की दो सब यूनिट होती हैं, 60S प्लस 40S और 50S प्लस 30S। मैथमेटिकली आप इसे प्लस नहीं करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बायोलॉजी है, यहाँ पे मैथमेटिकली नहीं होता है। इसकी दो सब यूनिट पाई जाती हैं, 80S की, 60S और 40S। लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट ये किसकी हैं? 70S की हैं। ठीक है, S का मतलब ये है श्वेत वर्ग यूनिट है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। एस स्टैंड किसके लिए करती है? यहां पर एस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को ये स्टैंड करती है। एक ये श्वेत वर्ग की यूनिट है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये इनडायरेक्टली साइज को और डेंसिटी को मेजर करती है। एक ऐसी यूनिट जो इनडायरेक्टली साइज और डेंसिटी को मेजर करती है वो हमारी एस है। जैसे डिस्टेंस को हम किस में मेजर कर रहे हैं? किलोमीटर में, मीटर में, इसमें सेंटीमीटर में, इनमें हम मेजर करते हैं। ऐसे ही शेप और बहुत छोटी शेप और डेंसिटी को, साइज को, सॉरी शेप नहीं, साइज को और डेंसिटी को बहुत छोटे रूप में किससे मेजर करेंगे? एस से मेजर करते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये जो 70S राइबोसोम है ये किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्रोकैरियोट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाता है। और ये जो है 80S यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो ये हमारी कहानी थी राइबोसोम की। जॉर्ज पेलाडे ने इसकी डिस्कवर की थी। अब बात आती है, हमारा नेक्स्ट वाला है टॉपिक साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है भाई? साइटोस्केलेटन ये सेल है और ये ऐसे नहीं बिल्कुल ऐसी चपटी है, फूली हुई सेल है।
इसकी शेप को कौन मेंटेन कर रहा है? तो इसमें जो छोटे छोटे ये ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, नेटवर्क पाया जाता है छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स का, उसको हम क्या कहेंगे? साइटोस्केलेटन। ये इसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है साइटोस्केलेटन। मैकेनिकल सपोर्ट देती है, सेल जो मूवमेंट करती है वो साइटोस्केलेटन की हेल्प से करती है। तो ये जो है छोटे छोटे प्रोटीनस फिलामेंट से मिलकर बनते हैं साइटोस्केलेटन, जो सेल को सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं और इसको पर्टिकुलर शेप देते हैं। तो दीज आर प्रोटीनस माइक्रोट्यूब्यूल्स विच सपोर्ट, विच गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, विच गिव्स शेप एंड मोटिलिटी टू सेल। अब एक टॉपिक आता है हमारा सीलिया एंड फ्लैजेला वाला। सीलिया एंड फ्लैजेला, ये एक सेल है, इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सीलिया। जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको हम क्या कहेंगे? सीलिया कहेंगे। और जब इस पर बड़े ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? फ्लैजेला कहते हैं, बड़े। सीलिया सराउंडिंग जो फ्लूइड पाया जाता है उसको मूवमेंट करेगा या फिर सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जैसे पैरामीशियम में सीलिया पाए जाते हैं, वो मूवमेंट करता है सीलिया की हेल्प से पैरामीशियम। तो सीलिया के दो फंक्शन हैं, सराउंडिंग मीडियम को, जो सराउंडिंग जो फ्लूइड पाया जाता है आसपास, उसको मूवमेंट करता है या फिर सेल को मूवमेंट करता है। लेकिन फ्लैजेला सिर्फ और सिर्फ सेल को मूवमेंट करता है। सेल अगर मूवमेंट करती है तो फ्लैजेला की वजह से करती है, फ्लैजेला लेकिन सीलिया की वजह से भी सेल मूवमेंट करती है। लेकिन सीलिया के दो काम है, फ्लैजेला का एक काम है सेल को मूवमेंट कराना, सीलिया का सराउंडिंग फ्लूइड को ही मूवमेंट कराना और सेल को मूवमेंट कराना, ये हमारे मेन काम है। सीलिया का सिंगुलर जो है सीलियम होता है, फ्लैजेला का फ्लैजेलम होता है सिंगुलर में। सीलिया और फ्लैजेला ये प्लूरल वर्ड होते हैं। सीलिया फ्लैजेला के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, ठीक, लेकिन पाए दोनों ही सेल की सरफेस पर पाए जाते हैं, ठीक, इस तरह। अब बात आती है, ये सीलिया है, जैसे ही इस तरह का ये सीलिया है। अब हम इसको ऐसे लेंगे और ऐसे काट देंगे और उसमें अंदर देखेंगे, अंदर जो है ये कैसे स्ट्रक्चर का बना होता है। तो अंदर जो स्ट्रक्चर का बना होता है, एक चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है एक्सोनीम। इसकी लेयर जो चारों तरफ पाई जाती है जिसका क्या नाम है? एक्सोनीम नाम है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? एक्सोनीम, जो इसके चारों तरफ ये पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। 9 डबलेट्स ऐसे फॉर्म में पाए जाते हैं, नाइन तो ऐसे फॉर्म में पाए जाते हैं। ये 9 डबलेट्स हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो बाहर की तरफ पाई जाती हैं। पेरिफेरल डबलेट, ये कितने पाए जाते हैं? 9 पाए जा रहे हैं, ठीक है। और दो इसके सेंट्रल वाले पार्ट में पाए जाते हैं, जो ब्रिज से जुड़े हुए होते हैं, और इनको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल या सेंट्रल ट्यूब्यूल्स। अब ये जो 9 होते हैं, इनके नीचे यानी कि सेंट्रल वाले के आसपास एक शीट पाई जाती है, इसको हम कहते हैं
सेंट्रल शीथ ये प्रोटीन की बनी होती है। ये पेरिफेरल जो डबलेट्स हैं ये जुड़े हुए होते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज से जुड़े हुए होते हैं। इंटर डबलेट ब्रिज से जुड़े हुए होते हैं। अब यहां पर छोटे छोटे ये जो है बैलून लाइक सा स्ट्रक्चर सा और निकला हुआ होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, लिंकर्स कहते हैं। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो यहां से जो जुड़े हुए होते हैं ये ऐसे, जिनको हम क्या कहेंगे, लिंकर्स। कहां से निकल रहे हैं, पेरिफेरल डबलेट से निकले हुए ये होते हैं। अब ये पेरिफेरल जो डबलेट जो हैं ये सेंट्रल शीथ से जुड़ी हुई होती हैं। सेंट्रल शीथ से ये जुड़ी हुई हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स जो है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल शीथ से अटैच है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रेडियल स्पोक कहते हैं। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है यूकैरियोटिक फ्लैजेला का, यूकैरियोटिक सीलिया का। अब प्रोकैरियोटिक का ये स्ट्रक्चर नहीं, वो डिफर होता है। इसका जो अरेंजमेंट है ट्यूब्यूल्स का वो 9+2 है। 2 सेंटर में पाई जाती है और आसपास 9 के डबलेट्स पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोट का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 होता है प्रोकैरियोट्स का, यानी कि बीच में ये नहीं पाए जाते। ठीक, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है सीलियर फ्लैजेला का, जो सेल को मेनली मूवमेंट कराने में ये हेल्प करते हैं। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। ये सेल है, यहां पर जो ऐसा स्ट्रक्चर जो पाया जाता है सेल डिवीजन के टाइम में दोनों तरफ अरेंज होता है, उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ऐसे मान लीजिए एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ये पड़ा है और एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हमारा ये पड़ा है, तो ये दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये हमारे किससे मिलकर बनते हैं, सेंट्रियोल से मिलकर बनते हैं। एक को इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल, ये हमारा सेंट्रियोल। ठीक, और ये भी हमारा सेंट्रियोल है। जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो इसको भी हम सेंट्रियोल कहेंगे, लेकिन जब इस तरह ये दोनों परपेंडिकुलर में कार्टवील के तौर पर अरेंज हैं, ये ऐसे ऐसे अरेंज है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। अब बात ये आती है कि सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर कैसा हो। यहां से इसे काटो और ऐसे देखें तो एक मेम्ब्रेन पाई जा रही बाहर इसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर 9 ट्रिपलेट्स पाए जाते हैं। ऐसे 9 ट्रिपलेट्स पाए जाते हैं, और बीच में जो पाया जाता है खाली जगह उसे हम क्या कहेंगे, हब कहेंगे। ये 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट के फॉर्म में पाए जाते हैं।
ट्रिपलेट पेरिफेरल प्रोटीनस ट्यूब्यूल्स या डायरेक्ट ट्यूब्यूल्स कर सकते हैं। ट्रिपलेट पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स, बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इसे सेंट्रल पार्ट को हम हब कहते हैं। और यही जो होते हैं बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया और फ्लैजेला। मैंने आपको बताया था सीलिया के 3 पार्ट होते हैं फ्लैजेला के। पहला वाला जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है सेल से, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे सेल है, ये कोई ये सेल है, ये ऐसे हुए निकल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? फिलामेंट कहते हैं। और यहाँ जो स्ट्रक्चर पाया जाता है इसे हम क्या कहेंगे? हुक कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर पाया जाता है पीछे की तरफ, इसे हम क्या कहेंगे? बेसल बॉडी कहते हैं। तो ये बेसल बॉडी जो निकली हुई होती हैं सीलिया की, फ्लैजेला की, वो किससे बनती है? हमारे सेंट्रियोल से ही, मेनली इस स्ट्रक्चर से ही डेवलप होती है। तो यानी सीलिया फ्लैजेला हमारे यहां से इन स्ट्रक्चर से बनते हैं मेनली। अब सेल डिवीजन के टाइम पर एक सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। मैं आगे वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा, ऐसे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। तो यहां से क्रोमोसोम से को इधर उधर खींचने के लिए जो होते हैं इनको हम क्या कहेंगे? स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं इनकी हेल्प से सेंट्रियोल से निकलते हैं, जिनकी हेल्प से क्रोमोसोम को सेंट्रियोल इधर साइड में खींच लेगा, ये इस साइड में खींच लेगा, ये क्रोमोसोम इस साइड में चला जाएगा, ये क्रोमोसोम इस साइड में चला जाएगा। तो क्रोमोसोम पोल्स की तरफ मूवमेंट जो करते हैं, खींचे जाते हैं, स्पिंडल फाइबर से खींचे जाते हैं। स्पिंडल फाइबर को कौन बनाता है? हमारा सेंट्रियोल ही बनाता है। तो ये सेंट्रियोल जो होते हैं स्पिंडल फाइबर को ही बनाता है, सीलिया को ही बनाता है, फ्लैजेला को ही बनाता है। ठीक, ये इनके ऐसे फंक्शन। तो इसका जो स्ट्रक्चर पाया जाएगा 9+0 का पाया जाएगा, क्या हम बीच में कुछ है नहीं आसपास, 9 ट्रिपलेट के फॉर्म में। ठीक है, अब पेरिफेरल जो प्रोटीन है ट्रिपलेट की, यहां से भी सेंटर की तरफ छोटे छोटे अटैच होता है, ये स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं सेंटर की तरफ। इनको भी हम क्या कहेंगे? रेडियल स्कोप। जैसे हम पहले कह रहे थे रेडियल स्कोप, यहाँ पे भी रेडियल स्कोप पाए जाते हैं। तो ये मेनली हमारा डायग्राम था, स्ट्रक्चर था सेंट्रियोल का। अब हमारा जो आगे जो पॉइंट आ रहा है वो किसका आ रहा है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमारा आ रहा है। अब देखिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो डिस्कवर हुई है वो किसके द्वारा हुई है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। कब डिस्कवर हुई है? 1831 में इसकी डिस्कवर हुई है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंट्रल, न्यूक्लियस जो है हमारी सेल को कंट्रोल करता है। ये न्यूक्लियस का मेन फंक्शन है, इट कंट्रोल्स टू द सेल। तो न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है, तो इसे हम न्यूक्लियस को सेल का किंग कह सकते हैं, सेल का कंट्रोलर कह सकते हैं। ये सेल है और यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है और इसको सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के जो हैं कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, नॉर्मली सेल्स जो हैं वो एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है नॉर्मल सेल में, लेकिन कुछ फंजाई होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं जिनमें एक सेल में कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं।
और कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जैसे हमारी मैच्योर आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है मैच्योर, उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं प्लांट्स में, उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ऐसी भी सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और ऐसी भी सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस एक से ज्यादा पाया जाता है, लेकिन जनरली एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। अब न्यूक्लियस के पार्ट के बारे में बात करते हैं कि न्यूक्लियस के 4 पार्ट होते हैं। पहला वाला जो पार्ट है वो है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को कवर करती है। अगर हम इसे स्ट्रक्चर को बड़े करके देखें तो इसमें कहीं कहीं जगह पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंस होती है और ये स्ट्रक्चर इसका ये है। अगर न्यूक्लियस को बड़ा करके देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ये जो बीच में जो खाली जो जगह पाई जाती है इसे हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसको हम क्या कहेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अब ये जो खाली जगह जो पाई जाती है जहां पर ये ओपन होते हैं, पोर होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर, हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। आरएनए और कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएंगी, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाएंगी। किसकी हेल्प से आती हैं, न्यूक्लियर पोर की हेल्प से ही तो अंदर बाहर जाएंगी। तो ये हमारे इसके दरवाजे हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाहर वाली जो लेयर है इसकी न्यूक्लियस की बाहर वाली लेयर है वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच होती है। तो इस पे हमारे राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, तब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। बाहर वाली लेयर इस तरह की फॉर्म की भी होती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच भी होती है, चाहे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चाहे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। स्मूथ का मतलब राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा किसका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। आउटर मोस्ट कवरिंग है जो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग करती है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइडी स्ट्रक्चर जो पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये मैट्रिक्स जो पाई जा रही है, फ्लूइड हल्का सा सेमी फ्लूइड या छोटा सा चिपचिपा सा वैसा जो पदार्थ जो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स जो पाई जा रही है, खाली जगह जो पाई जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, जो खाली जगह जो मैट्रिक्स जो भरी हुई है उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, ये बात हो गई आपकी न्यूक्लियोप्लाज्म। अब तीसरी वाली जो बात आती है वो है हमारा न्यूक्लियोलस। ये वाला स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के एक साइड में बहुत हाईली डेंस सर्कुलर फॉर्म का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये आरएनए राइबोसोमल आरएनए को यहां से सिंथेसिस करता है। जो आरएनए जो राइबोसोम्स को बनाते हैं वो वहां पर ये इसका काम है कि राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसिस करता है। आप लिख लेना, एक सिंथेसिस टू आरएनए राइबोसोमल आरएनए।
राइबोसोमल आरएनए को ये सिंथेसिस करता है न्यूक्लियोलस। इसकी जो डिस्कवर की थी, ये किसने की थी डिस्कवर? DISCOVERED, डिस्कवर्ड बाय फोंटाना। मैं डायरेक्ट नाम लिख लेता हूं। इसकी जो डिस्कवर की है वो किसने की है? फोंटाना ने की है इसकी डिस्कवर न्यूक्लियोलस की। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा क्रोमैटिन, जो चौथा है। और ये वाला स्ट्रक्चर पड़ा है, ये जो है हल्के से फाइबर से जैसे स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा क्या है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन की जो डिस्कवर की है वो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की है, वेल्थर फ्लेमिंग ने, बाय डब्ल्यू फ्लेमिंग या वेल्थर फ्लेमिंग। इसकी जो डिस्कवर की है क्रोमैटिन मटेरियल को, इसने बेसिक डाई में डुबाया था न्यूक्लियस को, इसको तो वहां पर डाई जो लिया था उसने जो कलरफुल हो गया था वो स्ट्रक्चर हमारा क्या था? क्रोमैटिन था। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है जब सेल नॉर्मल फॉर्म में होती है, इंटरफेज स्टेट में होती है, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ होता है फाइबर्स के फॉर्म में, जो दिखता नहीं है, क्लियर फाइबर नहीं दिखते। लेकिन जब सेल डिवाइड करती है तो यहां से न्यूक्लियस की जगह पर क्लियर फाइबर दिखने लगते हैं, जो हमारे क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो क्रोमैटिन जब हाईली कंडेंस्ड होता है तो क्या फॉर्म करता है? क्रोमोसोम। तो इससे हमारे क्या बनते हैं? क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम जो टर्म दिया था वो किसने दिया था? वॉल्डेयर ने दिया था। क्रोमोसोम जो टर्म दिया था वो वॉल्डेयर ने दिया था। और क्रोमोसोम की अगर डिस्कवरी की बात आती है तो वो फ्लेमिंग है, डब्ल्यू वेल्थर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवर की थी। नाम जो दिया था वो वॉल्डेयर ने दिया था, क्योंकि इस तरह का स्ट्रक्चर इसने पहले बता दिया था। तो डिस्कवर तो हमारी फ्लेमिंग के द्वारा ही मानी जाती है। अब ये जो है क्रोमोसोम बने किस किस के होते हैं? ज्यादा क्वांटिटी में ये किसके बने होंगे? डीएनए का बना होता है। कुछ क्वांटिटी में आरएनए भी पाया जाता है, स्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है, और नॉन स्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। जब ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं तो क्या बनाते हैं? ये क्रोमोसोम बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर का बनाते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में डीएनए है, कम क्वांटिटी में आरएनए, स्टोन है और हमारा नॉन स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ये हमारा, और यही जो है जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स से बच्चों में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाता है। ये हमारे डीएनए के फॉर्म में है, डीएनए इसी में पाया जाता है। ठीक, अब हम थोड़ा क्रोमोसोम का डिटेल में स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं और क्रोमोसोम्स के टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्रोमोसोम है। ये जो यहाँ पे जो पाया जा रहा है प्राइमरी, इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। यहां से क्रोमोसोम सिकुड़ा हुआ होता है, जिसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर या फिर प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन, जो एक जगह से सिकुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। इसमें एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है इस पर। इस डिस्क जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? काइनेटोकोर। इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, जो
जैसे है ना कप पे वो जो प्लेट पर कप होते हैं, ऊपर होता है ऐसे, इसके ऊपर कुछ सब्सटेंस चिपका हुआ ऐसा होता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। और इस कॉन्ट्रिक्शन को, इस सिकुड़न को हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे। इस सेंट्रोमियर के आधार पर जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारे 4 तरह के होते हैं। पहला वाला क्रोमोसोम इस तरह का होगा, ये जो है पहला वाला क्रोमोसोम है, टाइप्स में क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं। ये वाला क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक वाला, और ये वाला जो क्रोमोसोम है सब मेटासेंट्रिक वाला है। ये जो क्रोमोसोम है एक्रोसेंट्रिक वाला है, और एक ये वाला जो क्रोमोसोम आता है, ये वाला जो क्रोमोसोम है टीलोसेंट्रिक है। तो ये हमारे 4 तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यानी कि अगर हमारा प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन बिल्कुल बीचों बीच में है, मिडिल पार्ट में है, तो मेटासेंट्रिक। इसमें दोनों जो आर्म होती है दोनों को इक्वल होती है। और अगर क्रोमोसोम में प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन यानी कि सेंट्रोमियर थोड़ा सा मिडिल पार्ट से एक साइड में होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक। इसमें आर्म जो होती है एक स्मॉल होती है और एक लार्ज आर्म होती है। और तीसरा वाला जो क्रोमोसोम है उसे हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। उसमें एक आर्म एक्स्ट्रा लार्ज होती है और एक आर्म जो होती है एक्स्ट्रा स्मॉल होती है। ये हमारा एक्रोसेंट्रिक हो गया। जब प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन बिल्कुल टर्मिनल वाले पार्ट पर होती है, यहाँ पर पार्ट है टर्मिनल, और एक तरफ बहुत एक ही तरफ आर्म पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह के स्ट्रक्चर थे क्रोमोसोम के। इस तरह के स्ट्रक्चर के आधार पर क्रोमोसोम को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, अब एक और बात आती है, एक ऐसा भी क्रोमोसोम होता है, यहां पर 2 कॉन्ट्रिक्शन पाए जा रहे हैं। ये प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन हो जाएगा तो ये सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर जो निकला हुआ जो सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन के साइड में है उसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट पार्ट कहते हैं। ये नॉन स्टेनिंग पार्ट है और ये स्टेन नहीं होता है हमारा फ्लेमिंग वाली टाइप। तो सैटेलाइट समझ में आ गया होगा। सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन के टर्मिनल वाला जो रीजन होता है उसे हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट रीजन कहते हैं। ऐसा भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। अब बात आती है, लास्ट वाला जो टॉपिक रह रहा है आपकी बुक में, वो है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज किसे कहते हैं, जब मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे एंजाइम्स की बॉडी पाई जाती है सेल में। ये सेल है, मेम्ब्रेन के अंदर ये अलग अलग तरह के एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो बॉडीज कहते हैं। जो प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। बहुत छोटी छोटी वेसिकल्स होती है, बहुत छोटी छोटी, बहुत माइन्यूट। इनको हम क्या कहेंगे, माइक्रो बॉडीज कहते हैं। ये भी अलग अलग तरह के एंजाइम्स कैरी करती हैं और सेल को अंदर या सेल के बाहर सेल के फंक्शंस को कराती हैं। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर था सेल का, द यूनिट ऑफ लाइफ, खत्म हो चुका है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। तो अगर चैनल आपको पसंद आता है, यूट्यूब चैनल है मेरा शिवनंदन बायोलॉजी नाम से, अगर चैनल आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।